नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर हम लोग सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का समसामयिक समस्याओं से ओतप्रोत मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं से जूझते हुए एक वर्ग का वर्णन करता उपन्यास गबन, जिसके 3 भाग हम प्रस्तुत कर चुके हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है और प्रेमचंद्र जी जो कि हिंदी साहित्य के पुरोधा और कर्णधार रहे हैं, उनके नाम से प्रेमचंद युग का जन्म हुआ है। चाहे वह कहानी रही हो चाहे उपन्यास, आप दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य का उद्धार करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की कलम से निकला हुआ यह उपन्यास वास्तव में अद्वितीय है। तो चौथे भाग में आज हम देखेंगे कि जालपा को जब चंद्रहार मिल जाता है उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है। इससे पहले हमने देखा कि एक जालपा नाम की लड़की जो कि बहुत ही सुंदर होती है और अपने माता पिता की एकमात्र संतान होती है और बचपन से ही बस वह गहने और जेवरातों के मध्य में पली बढ़ी, ऐसे माहौल में पली बढ़ी जहाँ पर केवल गहने और जेवरातों की बात होती है। पर उसकी शादी में चंद्रहार नहीं गया, इससे वह दुखी थी। बाकी सारे गहने गए पर ससुराल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि शादी के बाद दूसरे दिन ही उसके पति के द्वारा उसके गहने चुरा लिए जाते हैं और वह बहुत ही दुखी होती है। दुख के कारण वह क्षोभ में रहती है, किसी से बात नहीं करती और अपने मायके जाने को तैयार होती है। पति रमानाथ जो कि बहुत मजबूर होता है, मजबूरी में अपने कहीं ना कहीं नौकरी कर अपनी पत्नी को वह सारे गहने बनवा कर देना चाहता है और वह शराब से उधार लेकर हार भी बनवा लाता है जो कि जालपा को बहुत पसंद आता है और उसके आगे का वर्णन हम इस भाग में करेंगे। यह हमने आपको संक्षेप में बताया, बाकी के 3 भाग सुनेंगे तो आपको यह उपन्यास अवश्य समझ में आएगा। जालपा को जब रमानाथ ने चंद्रहार दिया, उस दिन से जालपा के पति से में स्नेह भाव और सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन रखा हुआ मिलता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसे कपड़े ला कर देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते हैं। जालपा उसका रुख देखा करती है, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा झला करती। सबसे पहली बात, वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाती थी, अब उस पर भी वह बेकार सी टालती रहती थी। इसके बाद रमानाथ भी इस प्रेम और आदर से अभिभूत था। खाने पे उसको दुगना स्वाद आता और रमानाथ को स्नेह के आगे वे दोनों गहने बड़े तुच्छ जानते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफ को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसको सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, 1-2 चीज़ें तो हमारी दुकान से भी देख लीजिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर आ पहुँचा और उसके नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिएगा, देख लेने में कोई हर्ष थोड़ी है। आखिर रईसों के पास न जाएं तो किसके पास जाएं। औरों ने अपनी गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में बदा होगा तो आपसे 4 पैसे पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है कि आपके ही हाथों से आज बोहनी होनी है। रमानाथ, औरतों के पसंद की ना कहो, कुछ अच्छी होंगी ही, पसंद तो आ ही जाएंगी। इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी ऐसी बातें कह देते हैं, वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1000, 5000, 100 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं आपसे सौदा करके ही उठूँगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीज़ें निकाली, एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरे कानों की रिंग। दोनों ही चीज़ें अपूर्व थी, ऐसी चमक मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे, दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वे भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था कि इन दोनों चीज़ों को देखकर उससे किसी बात की सुध ही ना रही। दोनों को घर में आया देख वह झल्लाने लगा और
उनकी दोनों स्त्रियां उनके उसको देखते ही टूट पड़ी और उसके बाद सारा सामान निकाल निकाल कर देने लगी। उनकी चमक ने उनको ऐसा मोहित किया कि उनके गुण दोष की विवेचना करने की शक्ति उसमें नहीं थी। जागेश्वरी, आजकल की चीज़ों के सामने तो पुरानी चीज़ें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीज़ों को देख कर के आने लगती है। ना जाने उन दिनों की औरतें कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, तो दोनों चीज़ें पसंद है ना? जालपा, पसंद क्यों नहीं है? अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया हो, वह आज के स्वप्न में भी इन गहनों को पहनने की आशा नहीं कर सकती। आह, उस दुखिया के जीवन की कोई साध न पूरी हुई। पति की आय ही इतनी नहीं कि वह बाल बच्चों के पालन पोषण के अलावा उनकी लालसाएं पूरी करें। धीरे धीरे उसकी लालसाएं मिट्टी में मिल गई। उसके उन आभूषणों की ओर से अपनी नज़रें हटा लेना ही इस बात का संकेत था। उसमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते रहने से वह डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं क्या करूँगी लेकर? वह डरती थी कि कहीं बेटा कुछ ना कह दे। मेरे पहनने ओढ़ने के दिन निकल गए, ऐसा कहा गया। कौन लाया है बेटा? क्या दाम है इनके? रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है। अभी दाम नहीं पूछे, मगर ऊंचे ही दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता? जालपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लेकर क्यों आए? जालपा, ये शब्द इतने आवेश में कहती है कि रमा खिसिया गया। उसमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूं? जालपा, अम्मा लेने ही नहीं चाहती तो क्या करोगे? क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा इनकी बातें? आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता। जालपा, उधार भी देगा तो सूद लगा के ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दूं? एक बात चटपट तय कर लो, लेना हो तो ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो। मोह और दुविधा में ना पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर लालायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकाजे में कौन पड़ेगा। वह केसों को बंद करने वाली ही थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से उसकी साध पूरी हो जाएगी। मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक न पूरी हो सकी, वह आज रमा की मातृ भक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वो अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना बोझ रखेगी? अभी बेचारा बालक है, उसकी समर्थ ही क्या है। ना जाने जल्द हाथ रुपए आए या देर से, दाम भी तो न मालूम। अगर ऊंचे दाम का हुआ तो बेचारा कहाँ से देगा? उसे कितने ही तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने तो यूं ही पहन लिया, ले जाओ लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी नहीं कर सकता? माता के प्रति उसका कर्तव्य भी तो कुछ है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इनकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी यह कंगन ले न ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा। इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था पहन ओढ़ चुकी, अब जरा तुम पहनो देखो। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। पर माताजी उसका दाम चुका रही हैं तो वह क्यों इनकार करती। मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम यह कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जरा दाम तो पूछ कर आओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन दोनों चीज़ों को ले जाओ
तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि पहले ही दाम क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीज़ों को घर में ले जाने की नौबत ही ना आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो उधारना तो पड़ेगा। इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैं तो 200-300 के भीतर ही आंक रहा था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में तो एक कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह ना दिखाऊं। धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है। आपकी मर्जी हो दे दीजिए या ना दीजिए। रामानाथ, तो भाई इन दामों की चीज़ें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन सी बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ में आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा, ये सब रईसों के ही पसंद की चीज़ें हैं, गंवार लोग इसकी कदर क्या जाने। रमाना, 850 रुपये बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपए कम होना देखिए बाबूजी, जब बहू जी पहनकर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का मूल्य सुनकर आप ही बिजक जाएगी। दलाल से और ज़्यादा बातचीत न की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ़ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीज़ों में नाप तोल का तो कुछ हिसाब नहीं रहता, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा, मगर 600 और 700 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने ही पर राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है। जालपा, कुछ भी हो 600 से ज़्यादा का नहीं है। रमानाथ, और रिंग? अधिक से अधिक 100 रुपये। रमानाथ, यहाँ भी चूक, 150 मांगता है। जालपा, जट्टू है कोई, हमें इन दामों में लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ गई। जालपा को इन चीज़ों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी, फिर वह 700 रुपये की चीज़ों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय है, और वह है कि दलाल 600 पर राजी ना हो। वह 850 से कौड़ी कम न लेगा। जालपा, तो लौटा दो। रमानाथ, लौटाने में मुझे शर्म आती। अम्मा जरा आप ही दलाल से चलकर कह दे कि हम 700 से ज़्यादा नहीं देंगे, देना हो तो दो, नहीं तो ले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बात करने जाऊँ? जालपा, तुम्हें क्यों नहीं कह देते, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। रमानाथ, मुझे साफ जवाब देते ना बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुना, आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन जाएगा। रमा पीछे दबा गया। जालपा दलान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म सरकार? जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो? 700 रुपये कंगन के मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा तो जरा उस पर 700 निछावर कर दो, उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो? लूट है क्या? मैं तो दोनों चीज़ों के 700 से अधिक ना दूंगी। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ें ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार से आकर चीज़ें लौटा ले जाऊँ? आप यूँ ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी ज़बान से ना उधारता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीज़ों पर पैसा रुपया नगद है, उस पर एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बक्का खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। ऐसी बात समझ कर कहिए जिससे हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। जालपा, कह दिए वही 700। चरणदास ने ऐसा मुँह बनाया मानो किसी धर्म संकट में पड़ गया हो, फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जालपा, जल्द ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में?
150 साफ उड़ाया जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों नहीं कहा। वे लोग इस तरह से ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर इन दोनों चीजों को ठुकरा क्यों नहीं दिया? क्यों जोर देकर नहीं कहा कि मैं न लूँगी? क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है। मुझे दलाल को दरवाजे से ही धुतकार देना चाहिए, लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़ी हैं। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी तो 2 चीज़ें मुफ्त में हाथ आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों? रुपए न देने पड़ेंगे? जालपा, रुपए तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या तुम कहती हो? जालपा, उन्होंने मुझे भेंट किए हैं तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुरा कर कहा, यही समझकर तुमने ये चीज़ें ले ली? अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी हो गए थे। क्या उनके पास रुपए न थे? जालपा समंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था? अभी भी तो लौटा सकते हो, कह देना उसको पसंद नहीं आया जिसके लिए लिया था। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीज़ें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं देना चाहती और उसे छोड़ती भी नहीं, और हाथों को फैलाए हुए वह उसे पकड़ती भी नहीं। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। साहस उसका यह नहीं था कि वह डिब्बे छोड़ दे। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सर ऊपर नहीं उठा रही थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता था वह कहाँ है? उसकी दशा ठीक उसी माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। कैसी व्यवस्था, कैसी कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केस को ले सके इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसने तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर कर लिया, पर ऐसा काम नामंजूर था जिसके कारण जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने आप को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाओगी? अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाना चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा के मोह के झोंके ने अपने स्वर को स्थिर कर लिया होता और रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता तो दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता। वह तो पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। अगला भाग। जालपा अब वह एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे पड़ी रहती थी। अब उसे घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। अब तक तो मजबूर थी, कहीं आ जा न सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए, फिर वह क्यों मन मारकर घर में पड़ी रहे? वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जाए। आभूषण को संदूची में बंद करने का क्या फ़ायदा? मोहल्ले या बिरादरी में अकेली आने जाने लगी, फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप, लावण्य, वस्त्र, आभूषण, शील, विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्द ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सुनी रहती। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले की नारी जीवन में जान पड़ गई। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव हो जाता। घंटे 2 घंटे गाँव जाकर या गपशप कर रमणियाँ दिल बहला लिया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया वैसा ही उदार हृदय भी पाया।
पान पत्तों का खर्च प्राय उसी के मत्थे चढ़ता। कभी कभी गायें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार भी उसी के ऊपर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान चली जाती। तांगे का किराया और गंगा घाट का जलपान भी उसी के मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों में रख देता। रुपए की क्या हैसियत थी, उसका मुंह जो होता रहता था। जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर है, यह देखकर वह फूला न समाता। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहाँ की बहार देखकर सबकी सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता, अब तक हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वह क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियाँ मिलती जो मुंह खोले नहीं संकोच हंसती बोलती रहती। उनकी आज़ादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती और वह घर से बाहर निकलने का ही मुंह खोल लेती, मगर संकोच बस पर्दे वाली स्त्रियों के साथ ही बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह पर्दे वाली स्त्रियों के स्थान पर ही बैठती। उन फैशनेबल औरतों से वह किस बात में कम है। रूप रंग में वह ऐठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल, फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने के लिए भी जाता तो पंडों तक से न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दानी सुनाई देती तो कभी आकर बिगड़ता, तुम जरा धीरे नहीं हंसती हो अम्मा, तुमको जरा शर्म नहीं है, लोग बाहर बैठे हुए और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती और उत्तेजित भी हो जाती। जालपा रूपहीन काली कलूटी और फूहड़ तो नहीं है। वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता, इसके लिए उसकी इच्छा नहीं होती। साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म भी आती। वहाँ के सभ्य समाज की कोई महिला रूप गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी नहीं कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग ढंग में वह इस तरह रंग गई मानो जन्म से वह शहर में ही रह रही हो। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था, मगर पर्दे का यह बंधन कैसे टूटे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठा देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोकर खड़े हो जाने का निश्चय किया और जालपा से बोला, आज तुम हम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने न देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो कुछ नहीं होगा ना, क्या स्वांग है कुछ स्त्रियां मुँह छिपाए चिक की आड़ में बैठी रहें। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन हिम्मत खुल गई। कई दिन बाद वह समय भी आया। रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते हुए दिखाई देने लगे। जालपा मुस्कुराकर बोली, कहीं बाबूजी ना देख ले। रमानाथ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। जालपा, मैं तुम्हारे शर्म के गढ़ जाऊं। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद इधर ना आएंगे। जालपा, और जो कहो अम्मा जी देख लें। रमानाथ, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिनों में जालपा महिला समाज में अपना रंग जमा लेती है। जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार मंत्रिमंडल का स्वागत करता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान और तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जालपा, क्या करती, इनकार करते भी तो ना बनता था। रमना, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50-60 रुपये खर्च करने का क्या फ़ायदा। रमाना, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है? इसकी साड़ी तुमने देखी? ऐसे ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने व्यवस्था के भाव से कहा, मुझे माफ़ कर देना चाहिए था, कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं। रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा, यह तो बुरी विपत्ति गले पड़ गई। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज कुर्सियाँ चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा,
लेकिन घर के लिए क्या करूं? जालपा, क्या यह जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्चा रोज बढ़ता जा रहा था। अब तक गहनों वाले को एक भी पैसा देने की नौबत न आई। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया, लेकिन वह इधर जो है ध्यान ही नहीं दे रहा था। जालपा फटे हाल चाय पार्टी में जाए, यह भी उसे बर्दाश्त नहीं था। जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हार की भी तो कमी न थी, पर जालपा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। यह उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। ये मेरे पूर्व कर्म का ही फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब वह जवानी में ही सुख न उठाया तो बुढ़ापे में क्या सुख उठाएगा? रमा इसी चिंता में मग्न था, पर उसके अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में उसने बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ कहाँ से अदा हो जाएगा? जरा सुनो, कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा? वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहनों और साड़ियों के लिए मरती हूँ? इन चीज़ों को लौटाओ। रमा ने प्रेम पूर्वक नज़रों से कहा, इन चीज़ों को रख लो, फिर तुमसे पीछे बिना कुछ नहीं लाऊंगा। रमा जालपा के लिए साड़ी और कुछ मेकअप का सामान लेकर आया था, जूते भी लाया था और घड़ी भी लाया था। इसी पर जालपा उससे इतना बिगड़ रही थी। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी तो मारे गर्व और उल्लास से उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीज़ों को लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय इतना त्याग कर के श्रृंगार करने की और तैयार करने की जो उसकी इच्छा थी वह मन में रह जाती। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बता दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंद्रभूषण एडवोकेट, हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंद्रभूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उन्हें कैसे मिलता? 6 महीने पहले ही वह कल्पना भी न कर सकता था कि वह किसी दिन उनके घर पर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त करेगा। पर जालपा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी के सिवा कोई न था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आए और हाथ मिलाकर अंदर ले गए। अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिला और मुस्कुरा कर कहा, क्षमा करिए बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेपते हुए कहा, हाँ, मैं म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देख हिम्मत नहीं पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर अच्छा हुआ। अगर वह साहब कह देता कि 25 रुपये का क्लर्क हूँ तो शायद वकील साहब से बात करने में अपना अपमान समझती। आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल में अच्छी जगह बन जाएंगी। संभव है यहाँ 10 साल में भी आपको कोई मुकदमा ही न मिले। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। चिकनी चांद आसमान के सफ़ेद बालों के बीच वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थी, पर माथे पर शिकन और गालों पर झुर्रियाँ बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक चुका है। आराम कुर्सी पर लेटे लेटे वह ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था जो 60 साल की सर्दी गर्मी खाने से भी ना उड़ सका। नाक ऊंची थी, ऊंचा माथा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित हो रहा था कि वह किसी से बोलना या ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसमें कोई विशेष लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वह रानी सी लगती। जालपा उसके सामने ऐसी लगती जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। मेवे, फल, मिठाई, बर्ग की बर्फी, कुल्फी मेज़ों पर सब सजा दिए गए। रतन और जालपा एक मेज़ पर बैठी।
दूसरी मेज पर रमा और वकील साहब। रमा मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब आराम कुर्सी पर लेटे लेटे ही वहीं बैठे रहे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब लेटे लेटे मुस्कुराए, आप शुरू कीजिए, मैं भी आता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए। वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हो तो मुर्दा बने रहते। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी। दूर से बैठे तमाशा देख रहे थे और रमा और जालपा रतन से बातें कर रही थी। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है, कोई चीज़ हजम ही नहीं होती, दूध भी हजम नहीं होता। चाय को तो लोग न जाने कितने शौक से पीते हैं, पर मुझे इसकी सूरत से डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन होने लगती है, आंखों से चिंगारियां निकलने लगती है। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवाई नहीं की? वकील साहब ने अरुच के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है वैद्य। डॉक्टरों से ज़्यादा बेबस और बेसमझ आदमी संसार में आपको ना मिलेगा। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। दोनों महिलाएं प्रगाढ़ प्रेम पूर्वक बातें कर रही थी। रतन, हाँ। जालपा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोले, वकील साहब का दूसरा विवाह हुआ होगा। रतन, हाँ, अभी 5 ही वर्ष तो हुए हैं। इनकी पहली पत्नी को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझा दूसरा विवाह कर लो। लोगों ने बहुत समझाया, पर इनको एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया। विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माता पिता न थे। मामा जी ने मेरा पालन किया था, कहीं कुछ कह भी नहीं सकती थी। इनसे कुछ ले लिया था या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी। लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति की दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ दुबली हो जाऊँ। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज़ पैदल घूमने जाती हूँ, दूध घी कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन बर दिन मोटी होती चली जा रही हूँ। क्या करूँ? जालपा, वकील साहब चिढ़ते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुख से एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ यह चिंता उन्हें मारे डाल रही है। अपना कोई बस नहीं है। क्या करूँ? जितना चाहूँ खर्च करूँ, जितना चाहूँ जैसे चाहूँ रहूँ, कभी कुछ कहते नहीं। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ में रख देते हैं। समझाती हूँ, अब तुम्हें वकालत करने की क्या ज़रूरत है? आराम क्यों नहीं करते? पर इनके घर पर बैठे रहना इनको अच्छा नहीं लगता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद करती हूँ तो 4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे दिन पर दया आती है। अपने आप से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वह मेरे लिए तो अपनी जान खपा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे यहीं तक। इसके आगे हम देखेंगे अगले भाग में। तो पुनः अगले भाग में हम आपसे मिलेंगे आगे का भाग लेकर। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। पुनः आपके समक्ष भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।